Hello viewers, very warm welcome to our lecture about laboratory equipment। तो आपको पता है कि लेबोरेटरी इक्विपमेंट जो है वो लेबोरेटरी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक एसेंशियल पार्ट है। पहले जो वीडियो था हमने लेबोरेटरी क्वालिटी मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। दूसरा वीडियो जो हमारा था वो सेफ्टी और फैसिलिटीज के बारे में था। आज हमारा ये तीसरा वीडियो जो है वो लेबोरेटरी इक्विपमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं लेबोरेटरी इक्विपमेंट के बारे में। तो जब ये प्रेजेंटेशन आप एंड तक सुनेंगे तो आपको क्या आना चाहिए? आपको ये आना चाहिए कि इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि आपको वो फैक्टर्स आना चाहिए जो परचेज से पहले, कोई भी आप परचेज इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं तो उससे पहले आपको कौन सी चीजें जो हैं वो मद्देनजर रखना चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको जो है वो इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट कैसे करना है, उसको उसकी एक्विजिशन कैसे करनी है, या उसको उसकी जो है उसको अक्वायर कैसे करना है, उसके बारे में जो है आपको आना चाहिए। आपको जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है उस प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट की जो है रेगुलर मेंटेनेंस जो होती है, जिसमें डेली मेंटेनेंस, वीकली मेंटेनेंस, मंथली मेंटेनेंस होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, इसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो कैसे चलते हैं, उसको इसका कंट्रोल कैसे कैसे कंट्रोल्स कैसे यूज करते हैं, कैलिब्रेट इसको कैसे करते हैं। अगर इन सारी चीजों को जो है वो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपको जो है वो लेबोरेटरी के लिए एक ऐसा मैनुअल बनाना पड़ता है जिसमें आप पूरा एक जो है वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम डेवलप करते हैं लैब के लिए। आप अगर लैब में फॉर एग्जांपल मौजूद नहीं है तो कोई भी टेक्नोलॉजी उस प्रिवेंटिव प्रोग्राम को उठाकर जो है ट्रबल शूटिंग कर सके। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक इंस्ट्रूमेंट को कब रिटायर करना है, या आउटडेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है या इक्विपमेंट है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ करना है। तो ये चीजें आपको वीडियो के अंत में आनी चाहिए। अब ये एक सिनेरियो उन्होंने प्रेजेंट किया है जिसमें वो बताते हैं कि अगर इलाजा परफॉर्म करते वक्त कोई इलाजा का रीडर फेल हो जाए और कोई डॉक्यूमेंट प्रोसीजर नहीं है ट्रबल शूटिंग के लिए, तो आप उसको उसकी मेंटेनेंस जो है लाग वाला जो लाग को मेंटेन करने वाला जो बुक होता है, लॉग मेंटेनेंस, वो भी जो है 2 साल से अपडेटेड नहीं हुआ। और मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शन बुक जो है वो भी आपसे मिसिंग है। तो आप क्या करेंगे और क्यों करेंगे? और आप जो है आपको इंस्ट्रूमेंट खराब होते ही आपको क्या करना चाहिए था? आपको कौन सी चीजें जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट खराब होने से पहले आपको पता होनी चाहिए थी कि ये इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है, उसको कैसे बचाया जाए। और जो है अगर ये आपकी लैब में हो रहा है तो आप क्या करेंगे? तो ये एक सिनेरियो प्रेजेंटेशन है बेस्ड ऑन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो क्या करना है। तो इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको ये पता चल है, ये जो 4 सवाल आते हैं, 3 सवाल आते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स इंट्रोड्यूस इसलिए किए गए हैं जो इन सारी चीज़ों को बेहतर कर सकें, आपकी लैब को क्वालिटी प्रोवाइड कर सकें। और क्वालिटी जो है वो नाम है टाइमली रिपोर्टिंग का, और प्रिसाइज रिपोर्टिंग का, और एक्यूरेट रिपोर्टिंग का। ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है, क्वालिटी आप तभी अचीव कर सकते हैं जब आपकी मैनेजमेंट दुरुस्त हो, आपकी लैब की ऑर्गेनाइजेशन दुरुस्त हो। ऑर्गेनाइजेशन हो और पर्सनल अच्छा ना हो आपके पास तो भी काम नहीं चलेगा। अगर ये दोनों सही हैं तो इक्विपमेंट नहीं है अच्छे, आपको मेंटेन नहीं करने आते, फिर भी आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपके इक्विपमेंट तीनों सही हैं और परचेज इन्वेंट्री में गड़बड़ है, फिर भी आपको जो है वो सही रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और ये चारों सही भी हों, अगर प्रोसेस कंट्रोल में गड़बड़ है, आपके कैलिब्रेटर्स खराब हैं, आपका कंट्रोल खराब है, आपका स्टैंडर्ड खराब है, फिर भी रिजल्ट्स का एक बहुत बड़ा डिजास्टर आ सकता है और आपकी लैब जो है वो बिजनेस लूज कर सकते हैं। इसलिए ये 12 कंपोनेंट्स जो है वो बहुत एसेंशियल हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इक्विपमेंट मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं? तो इक्विपमेंट अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं तो इक्विपमेंट की आपकी परफॉर्मेंस लेवल जो है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी। प्लस में दूसरा, लोअर्स द रिपेयर कास्ट। तो आपके जो बार बार रिपेयर नहीं करवाना पड़ेगा आपको, इसलिए आपकी कॉस्ट जो है वो भी बचेगी। और इंस्ट्रूमेंट की जो लाइफ स्पेन है उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। अगर इंस्ट्रूमेंट डेली डेली खराब हो रहा है तो उसका लाइफ स्पेन जो है डेफिनेटली वो शॉर्ट होगा।
अगर जो है वो खराब नहीं हो रहा, आप उसको प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट ज्यादा चलेगा। और प्लस टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं उसमें वेरिएशन टाइम जो है वो भी जो है वो कम लगेगा इफ यू आर प्रॉपरली मैनेजिंग योर इंस्ट्रूमेंट। तो और कौन से बेनिफिट हैं, और प्लस में आपकी जो सर्विस है वो अनइंटरप्ट रहेगी, आपकी सर्विस जो है वो कंटिन्यूस रहेगी। आपकी अगर सर्विस कंटिन्यूस है, फॉर एग्जांपल आपके लैब में अगर हेमाटोलॉजिकल एनालाइजर जो है वो खराब हो गया है, अगर वो खराब हो गया है तो उसका मतलब क्या है, आपकी हेमाटोलॉजी सेक्शन जो है, आपको सैंपल तो आ रहे हैं लेकिन आप टाइमली जो है उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे, तो डेफिनेटली यू विल लूज द बिजनेस। इसलिए हेमाटोलॉजिकल एनालाइजर को आपको प्रॉपरली मेंटेन करना पड़ता है, उसको आउट ऑफ ऑर्डर ना हो ये मेक श्योर करना पड़ता है। और आपकी जो इंस्ट्रूमेंट अगर प्रॉपरली मैनेज है तो इसका मतलब वो आपको सेफ्टी भी प्रोवाइड कर रहा है, योर स्टाफ इज सेफ, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो है ही है, एंड यू विल इंक्रीज योर बिजनेस। तो प्रोग्राम कंसीडरेशन क्या है इंस्ट्रूमेंट की सिलेक्शन और एक्विजिशन के लिए? सबसे पहला जो फैक्टर होता है, इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कैसे करना चाहिए। इंस्टॉल हो गया उसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो है वो उसको कैलिब्रेट कैसे करना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस एवोल्यूशन कैसे करनी चाहिए। ये दोनों होने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि इस इंस्ट्रूमेंट की मेंटेनेंस का प्रोटोकॉल क्या है, और मेंटेनेंस का प्रोटोकॉल भी आपको पता होना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस डेली होगी, वीकली होगी या मंथली होगी, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस में ट्रबल शूटिंग जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपका इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता है तो उसमें उसको आप कैसे ठीक करेंगे, उसको सर्विस और रिपेयर उसकी कैसे होगी, और आपको फॉर एग्जांपल ये सारी चीजें जो है वो हैं। और प्लस में आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो बिल्कुल काम का नहीं रहा तो उसे रिटायर और डिस्पोज ऑफ कैसे करेंगे। ये जो है इक्विपमेंट प्रोग्राम के मेन कंपोनेंट्स हैं। हम आगे वन बाय वन इन सब चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम का ओवरव्यू ये है कि आप सारी एक्टिविटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको असाइन करें। प्लस में सारे जो आपके पर्सनल हैं, लेबोरेटरी के टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको जो है आप ट्रेन करें रिक्वायरमेंट और मेंटेनेंस नीड्स के बारे में, कि किस इंस्ट्रूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, उसके बारे में। और एक जो है वो इक्विपमेंट जो मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसको मॉनिटरिंग करें, उसकी इंश्योर करें कि आप सारे प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड्स को जो है रूटीन रिकॉर्ड्स को आपको रिव्यू कर रहे हैं, आप जो है वो प्रोसीजर को अपडेट कर रहे हैं जैसे उसकी नीड है। तो ये सारी चीजें जो है वो बहुत इसेंशियल हैं। और इंस्ट्रूमेंट की सिलेक्शन और एक्वायरिंग के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, इक्विपमेंट आपको वो नीड है या नहीं है इक्विपमेंट की, और अगर नीड है तो आपकी वो इंस्ट्रूमेंट की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। प्लस में आपको इंस्ट्रूमेंट की जो है परफॉर्मेंस को भी मद्देनजर रखना है, इंस्ट्रूमेंट की कास्ट को मद्देनजर रखना है, और इंस्ट्रूमेंट के रिएजेंट्स को मद्देनजर, आया ये रिएजेंट्स लोकली अवेलेबल हैं या नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है या नहीं है, और रिएजेंट की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है या रिएजेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप 300 डेली टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और आपने एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट 1000 टेस्ट का जो है वो ऑर्डर कर लिया, फिर भी सही नहीं है। इसलिए इंस्ट्रूमेंट इज अकॉर्डिंग टू यूज सैंपल परफॉर्मेंस ऑफ द लैब, सैंपल कितने आ रहे हैं, तो ये है। और सिलेक्टिंग एक्वायरिंग इंस्ट्रूमेंट में एक और है कि भाई ये इजी टू यूज है या नहीं है ये इंस्ट्रूमेंट, प्लस में लैंग्वेज फ्रेंडली है या नहीं है, सिंधी में या उर्दू में या इंग्लिश में अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपने ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर कर लिया जो सिर्फ अरेबिक में है तो दैट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि अरेबिक कोई समझता नहीं है, और अगर ट्रबल शूटिंग में प्रॉब्लम होगी, उसकी वारंटी कितनी है, वो सेफ है या नहीं है, या ये फिट होगा या नहीं होगा हमारे लैब में, ये सारी चीजें जो है आपको मद्देनजर रखनी पड़ेगी। उसके बाद जो है वो एक्वायरिंग इक्विपमेंट के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, आप परचेज कर रहे हैं, आप लीज कर रहे हैं, या आप रेंट कर रहे हैं, या आपको कोई लैब जो है वो या कोई इदारा आपको डोनेट कर रहा है। तो एक होती है इसकी सेंट्रल एक्विजिशन होती है, दूसरा बल्क होती है, और प्लस जो आपको दे रहा है उसके कॉन्ट्रैक्ट के कंडीशंस क्या है। फॉर एग्जांपल आप परचेज कर रहे हैं तो आपको वो सर्विस कौन सी देगा, आप लीज कर रहे हैं तो आप कितने अरसे के लिए लीज कर रहे हैं, आप रेंट कर रहे हैं तो कितने पैसों में रेंट कर रहे हैं, और कोई आपको डोनेट कर रहा है तो उसके TORs क्या हैं, ये सब आपको लिखने पड़ते हैं। उसके बाद इक्विपमेंट की एक्विजिशन के लिए आपको क्या आना चाहिए, जो है रिक्वेस्ट आप ये करें कि आपको वायरिंग डायग्राम्स वो प्रोवाइड करें, क्योंकि इक्विपमेंट की वायरिंग बहुत एसेंशियल होती है। आपको सॉफ्टवेयर की इंफॉर्मेशन जो है वो देनी चाहिए उनको, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर कैसे चलता है,
उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो कैसे सॉल्व होता है वो आना चाहिए। आपको पार्ट्स की लिस्ट हो, आपको आपके पास मैनुअल, ऑपरेटर मैनुअल हो, आपके पास जो है इंस्टॉलेशन बाय मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्चरर हो और ट्रायल पीरियड हो, क्योंकि इंस्टॉल जो भी इक्विपमेंट आता है नया वो मैन्युफैक्चरर ही करके देता है और एक ट्रायल पीरियड होता है जिससे आप उस इंस्ट्रूमेंट को ट्राई करते हैं ताकि उसका रिजल्ट्स जो है वो सही आ रहे हैं नहीं, ये चीजें होती है। उसके बाद इंस्टॉलेशन के से पहले जो है आप कंफर्म करें कि वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मतलब जो कंपनी आपको इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करती है वो कौन कौन सी जिम्मेदारी उठा रही है इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में, और आपको चेक लिस्ट जो है एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। और इंस्ट्रूमेंट की इक्विपमेंट जो है उसकी इंस्टॉलेशन जो है वो तभी पॉसिबल है जब वो मैन्युफैक्चरर खुद उसको इंस्टॉल करता है, और हम जो है ये कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट आया उसको खोल के इंस्टॉल करने की कोशिश हम खुद ना करें। वो मैन्युफैक्चरर को पता है इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल कैसे होगा, इंस्ट्रूमेंट के का कौन सा पार्ट कहाँ पर लगेगा, कौन सी वायर कहाँ पर लगेगी, तो लेट द जो अपना मैन्युफैक्चरर है इंस्टॉल द इक्विपमेंट एंड देन यू रन इट फॉर सर्टेन पीरियड, और जब आप मास्टर हो जाएं तब आपको जो है वो आप उसको चलाएं। उसके बाद वेरीफाई पैकेज कंटेंट, तो पैकेज कंटेंट जो है आपको मिलेगी उसमें एक चेक लिस्ट होती है, उसमें आप चेक करें कि ये स्पेयर पार्ट्स है इसमें नहीं है, ये कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर कोई डायग्राम, और सॉफ्टवेयर अगर है तो उसको आप कॉपी करके अपने पास रख लें। और इंस्ट्रूमेंट जो है वो या इक्विपमेंट जो है वो इंस्टॉलेशन के बाद आपने इन्वेंट्री रिकॉर्ड चेक करने के बाद जो है आप क्या करेंगे, कैलिब्रेशन उसकी ठीक करेंगे, कैलिब्रेट करेंगे, अगर कैलिब्रेट सही है तो ठीक है, फिर उसको वेरीफाई करेंगे, फिर ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसमें है या नहीं है, फिर मेंटेनेंस प्रोग्राम जो है वो आप उसका ड्रॉ करेंगे कि वो उसको मेंटेन कैसे करना है, फिर आप जो इंस्ट्रूमेंट के ऑपरेटर्स हैं उनको जो है वो ट्रेन करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट कैसे ऑपरेट होता है। उसके बाद इक्विपमेंट की कैलिब्रेशन बहुत लाजमी है, तो जो इनिशियली जो है आपको ये कैलिब्रेट करना पड़ता है, और यूज कैलिब्रेटर्स आप यूज कर सकते हैं, आप स्टैंडर्ड्स यूज कर सकते हैं। कैलिब्रेटर्स बेसिकली क्या है, वो नॉन कंसंट्रेशन का कोई एनालाइट होता है जो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपको उसी वही कंसंट्रेशन बताता है। तो ये ऐसे 5 नॉन कंसंट्रेशन के कैलिब्रेटर्स आते हैं जिनको आप रन करके, क्योंकि वो नॉन होते हैं, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट नॉन एनालिट की नॉन कंसंट्रेशन दे रहा है, वही कंसंट्रेशन दे रहा है, इसका मतलब आपके कैलिब्रेटर्स ठीक है या स्टैंडर्ड्स ठीक है। अगर वो नहीं दे रहा जो उस एनालिट की पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैलिब्रेशन नहीं दे रहा है, इसका मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है। तो ये ठीक करना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, और ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कब इसकी रूटीनली कैलिब्रेशन करनी पड़ती है। तो कैलिब्रेशन तब होती है जब हम आमतौर पर जब मैन्युफैक्चरर कहे तभी कैलिब्रेशन होती है। कैलिब्रेशन तब होती है जब हम रिएजेंट का लॉट नंबर जो है वो जो अगर चेंज कर रहे हैं रिएजेंट का तो डिफरेंट लॉट नंबर है, तो तब हम कैलिब्रेटर्स यूज करते हैं। और जो है वो क्वालिटी कंट्रोल में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए फिर हम इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। और अगर इंस्ट्रूमेंट कोई मेजर रिपेयर के थ्रू गया तो फिर हम इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेशन करने की कोशिश करते हैं। तो ये है परफॉर्मेंस एवोल्यूशन के परफॉर्म जो है वो उसकी जो है वो कैसी है आपके इक्विपमेंट की। तो न्यू इक्विपमेंट में जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि इसकी परफॉर्मेंस तो आप जो है नॉन सैंपल आप उसको में एनालिसिस करें, आप उसकी जो है वो स्टेबिलिटी स्टेब्लिश करें, अगर वो टेम्परेचर कंट्रोल इक्विपमेंट है, और आप उसको डिफरेंट सैंपल्स जो हैं वो पैरेलल सैंपल्स रन करें और आप उसकी फाइंडिंग्स को वेरीफाई करें कि हाँ इसकी कंसंट्रेशन जो है जो रिजल्ट है वो मैच कर रहा है। प्लस में फंक्शन चेक्स होते हैं, मॉनिटर करें आप इंस्ट्रूमेंट के पैरामीटर्स जो हैं वो आप पीरियडिकली डेली करना है, वीकली करना है या मंथली करना है, या मेजर इंस्ट्रूमेंट रिपेयर कैसे होना है। और प्लस में आपको उसके इंक्यूबेटर टेम्परेचर उसको आपको मेंटेन करना है, वेवलेंथ कैलिब्रेशन को जो है आपको चेक करना है, करते रहना है। आपको ऑटोक्लेव के टेम्परेचर चार्ट का भी जो है वो ड्रा करके आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है। प्लस में प्रिवेंटिव मेयर्स मेंटेनेंस क्या होती है, वो रूटीन क्लीनिंग होती है, और प्लस में एडजस्टमेंट या रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, इसको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। अगर हम
वो सारे प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं जो इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए है। फॉर एग्जांपल हम इंस्ट्रूमेंट का रीजन चेंज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट को वॉश कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट की जो है वो प्रॉपर जो है उसकी कैलिब्रेटर्स हम यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट सही तरह है, तो इसको हम प्रिवेंटिव। अगर इंस्ट्रूमेंट का कोई लेंस वगैरह खराब है तो उसको हम रिप्लेस करते हैं, तो इसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस प्रोग्राम जो है वो आपको किसी एक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देनी पड़ेगी कि वो जो है वो इक्विपमेंट की मेंटेनेंस को है, उसका काम क्या होगा, एक रिटन पॉलिसी और प्रोसीजर डेवलप करेगा, मेंटेन करेगा रिकॉर्ड, और स्टाफ को ट्रेनिंग देगा। तो सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं उसका जो मेंटेनेंस प्लान है उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस टास्क होनी चाहिए कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है डेली मेंटेन होगा, ये वीकली मेंटेन होगा, ये फला दिन पे मेंटेन होगा, और फंक्शनल चेक्स होने चाहिए उसमें। नॉन कंसंट्रेशन के सैंपल्स आपको उसमें रन करने चाहिए, और रूटीन रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स, जो पार्ट्स उसके कब रिप्लेस होंगे, बफर कब रिप्लेस होगा, या कोई जो है लेंस कब रिप्लेस होगा, ये सारी चीजें जो, या वायर कब रिप्लेस होगी, ये सारी चीजें जो है वो आपको ये मेंटेनेंस प्लान में डेवलप करनी चाहिए। उसके बाद इन्वेंट्री लॉग जो है वो आपके पास जरूर होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट का टाइप क्या है, इंस्ट्रूमेंट का मॉडल नंबर क्या है, इंस्ट्रूमेंट का सीरियल नंबर क्या है, लैब में कहाँ पर आपने इंस्टॉल किया है, आपने कब खरीदा था, आपने मैन्युफैक्चरर कौन है, और वेंडर की जिसने आपको सप्लाई किया है उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, वारंटी क्या है, और एक्सपायरेसी डेट अभी आप उसको नोट करें, और स्पेयर पार्ट्स के की इंफॉर्मेशन भी नोट करें। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर तो आपकी वो इंस्ट्रूमेंट की जो एक्सपायरेसी डेट है वो नहीं आई, तो आप वेंडर को कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमने फला दिन पर जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट परचेज किया था, इसलिए आप जो है इसका इंस्ट्रूमेंट नंबर टाइप ये है, मॉडल नंबर ये, सीरियल नंबर है, आप काइंडली इसे रिप्लेस कर दें, तो वो रिप्लेस करेंगे। और फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट इसका ऑर्डर करना है तो आप उसका मॉडल नंबर और सीरियल नंबर बता के आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको मॉडल नंबर और सीरियल नंबर नहीं आता तो जो सप्लायर है या वेंडर है वो कंफ्यूज होगा कि कौन से इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये इसका कोई नाम होगा, नंबर, क्योंकि वेंडर जो है उसके पास बहुत सारी मशीन्स होती हैं, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन कंपनीज अलग होती हैं, उनके सीरियल नंबर अलग होते हैं, मॉडल नंबर अलग होते हैं, इसलिए आपको ये इन्वेंट्री जो है इक्विपमेंट लॉग की वो मेंटेन करनी पड़ती है। उसके बाद स्पेयर पार्ट्स इन्वेंट्री में वो भी आपको रिकॉर्ड करना चाहिए कि आपके पास स्पेयर पार्ट्स हैं कौन से, और आपको लॉग जो है वो होना चाहिए ट्रैक टू ट्रैक द स्टॉक। फॉर एग्जांपल आपके पास 6 जो हैं वो अगर स्पेयर पार्ट्स हैं तो उसमें अगर एक यूज हो गया है तो आप जब इन्वेंट्री चेक करेंगे हाँ 5 पड़े हैं, अगर 4 यूज हो गए तो कहेंगे आप हाँ 1 पड़ा है, इसलिए हमें जो है वो ज्यादा अब ऑर्डर करने चाहिए ताकि यूज कर सकें। अगर 5 यूज हो गए फिर और आपने ऑर्डर नहीं किए तो आपकी लैब का काम रुक सकता है, आपका इक्विपमेंट जो है वो फॉर सर्टेन वाइल यूज नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है। और कास्ट और ऑर्डरिंग इंफॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए कि ये स्पेयर पार्ट कितने का मिलता है, ये फलां जगह पर ये ऑर्डर होगा। तो ट्रबल शूटिंग जो है वो बेसिकली जो इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसका एक अहम कंपोनेंट है। वो ट्रबल शूटिंग ऐसे होती है कि आपको सोचना पड़ता है कि क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आपका जो इंटरनल मैकेनिज्म है उसको स्ट्रांग बनाना है, आपको पता होना चाहिए कि आया सैंपल तो कंटामिनेटेड नहीं था, हाँ सैंपल कंटामिनेटेड नहीं था, ठीक है। आया रीएजेंट तो जो एक्सपायर नहीं था, हाँ रीएजेंट एक्सपायर था, तो आप रीएजेंट को रिप्लेस करें। अब रीएजेंट भी एक्सपायर नहीं था, कोई पानी का मसला है इंस्ट्रूमेंट पे, पानी का भी मसला नहीं है, ठीक है ओके। इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, आपको पता चला कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी, ये चारों काम सही करें, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, आप फिर इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो मसला हल करें। इक्विपमेंट में मसला है, हाँ क्या मसला हो सकता है, ये मसला हो सकता है, अच्छा लैंप काम नहीं कर रहा, जो है वो रीएजेंट काम नहीं कर रहे, हाँ अगर वायरिंग वो काम नहीं करी, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, तो पहले तो आपको इंटरनली जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपको उसके बारे में ट्रबल शूट करना पड़ता है, कहाँ पर पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ अगर आपसे वो ट्रबल शूट नहीं हो पा रहे और ये सब सारी चीजें सही हैं तो आप क्या करेंगे, आप मैन्युफैक्चर को या टेक्निकल एक्सपर्ट जो उस इंस्ट्रूमेंट का है वो जो है वो अपना कॉल करेंगे, और कॉल करने के बाद आप को जो है वो आपको 2 चीजें देखनी चाहिए। आप उसको कहें कि आप हमें बैकअप इंस्ट्रूमेंट फराहम करें अपने सेंट्रल स्टोर से,
कि अगर हेमेटोलॉजिकल एनालाइजर या माइक्रोलैब या कोबास की कोई मशीन खराब हो गई है तो या तो आपके पास होनी चाहिए या आप वेंडर को कहें कि आपको बैकअप फराहम करे जब तक वो इंस्ट्रूमेंट रिपेयर नहीं हो जाता। या फिर आप अगर वो कोई बैकअप नहीं है तो आप जो सैंपल्स हैं, क्योंकि आपके लैब के रेपुटेशन का मसला है, तो सैंपल्स आप जो करीबी लैब है आप उससे भिजवा दें, ताकि वो जो है आपका जो प्रॉब्लम है वो कस्टमर को जो है वो सर्विस जो है वो अनइंटरप्ट रहनी चाहिए। आप अड़ोस पड़ोस वाली लैब से वो भी करवा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करना जो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, जब तक आप मेक श्योर हो कि ये सही परफॉर्म कर रहा है। जो सर्विस और रिपेयर जो है वो बहुत अहम कंपोनेंट है इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम का। तो मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो लेबोरेटरी के जो है उसमें रूटीनली जो मेंटेनेंस होती है वो आम है, और वारंटी जो है और रिपेयर जो है वो मैन्युफैक्चर करेगा या नहीं करेगा, ये भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो है वो लिखा होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट अगर खराब हो गया तो हम इतने अरसे तक फ्री में रिपेयर करेंगे, इतने अरसे के बाद हम पैसों पे रिपेयर करेंगे, लेकिन उसकी कॉस्ट ये होगी। ये आपके पास सब चीजें जो है वो लिखी हुई होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। और इन हाउस जो बायोमेडिकल टेक्नीशियन है उनको ट्रेनिंग आप करवाएं ताकि वो जो है वो प्रॉपर्ली कर सकें। हाँ, अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है तो आपको उसे रिटायर करना पड़ता है या डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। उसका भी एक प्रॉपर तरीका है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं, आप ऐसे नहीं कि आप इंस्ट्रूमेंट उठा के जो है आप ड्रेनेज में डाल दें या आप जो है वो मेडिकल वेस्ट में डाल दें, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपरली एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो उसूल हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है उसको फॉलो करना पड़ता है, फिर जाके आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो रिटायर होता है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके कौन से डेवलप होने चाहिए, प्रोसीजर बहुत इसेंशियल होते हैं कि आपको रूटीन में मेंटेनेंस के लिए कब करनी है, आपको उसका शेड्यूल होना चाहिए। फंक्शनल चेक्स कब करने चाहिए उसका भी शेड्यूल होना चाहिए। कैलिब्रेट आपको इंस्ट्रूमेंट को कब करना है उसका भी शेड्यूल होना चाहिए। आपको ट्रबल शूटिंग कब करनी है उसका भी एक शेड्यूल होना चाहिए, in case if you want if the instrument has any problem। मैन्युफैक्चर की सर्विस जो है उसका भी आपके पास एक प्रॉपर डेवलपमेंट जो है रिटन प्रोसीजर आपको डेवलप करना पड़ता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद एक लॉग बुक होना चाहिए रूटीन मेंटेनेंस का, जिसमें कैलिब्रेशन, सर्विस, रिपेयर, मैन्युफैक्चरर और ऑल प्रॉब्लम्स का। फंक्शनल चेक्स में क्या होता है कि फंक्शनल चेक्स में जो है रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कब ये जो है वो प्रॉब्लम हुई और इक्विपमेंट को रिमूव सर्विस से कब रिमूव किया हमने, तो स्टॉप द वर्किंग, और ब्रेक डाउन जब हुआ या फेलियर हुआ उसकी वजह क्या थी, और हमने जो है वो कौन सा करेक्टिव एक्शन परफॉर्म किया, और उन्होंने जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट सप्लायर वेंडर हैं उन्होंने हमें कब वापस दिया, और मेंटेनेंस में या फंक्शनल चेंज में कोई चेंज तो नहीं आया। ये इस सब चीजों का एक रिटन रिकॉर्ड होना चाहिए आपके पास, ताकि आपको पता चल सके कि हमने जो है हमारे साथ ये प्रॉब्लम हुआ था तो हमने ये चीजें परफॉर्म की थी तो ये सही हो गया था, लेकिन जो है फिर अगर दूसरी दफा ये प्रॉब्लम हो तो आप उसी फंक्शन को दोबारा रिपीट करें ताकि इंस्ट्रूमेंट दोबारा चल जाए। तो लॉग बुक जो है वो बहुत एसेंशियल है इक्विपमेंट के लिए। इक्विपमेंट में उसमें इक्विपमेंट टाइप आपको लिखनी पड़ती है, ट्रेडमार्क लिखना पड़ता है, फिर टाइप लिखनी पड़ती है, फिर सीरियल नंबर लिखना पड़ता है, रजिस्टर रिकॉर्ड रखना पड़ता है, डेट ऑफ इशू और रीसेलर और बाइंग टाइप जो है ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं। दूसरा प्रिवेंटिव एक्टिविटीज का रिकॉर्ड होना चाहिए। ये एक दफा जो है दिन में होता है या दिन में एक हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 1 बार होता है, महीने में 1 बार होता है या क्या, ये सारी चीजें प्रिवेंटिव एक्टिविटीज आपको लिखनी चाहिए। ये भी एक और किसी में लॉग बुक आपको मेंटेन करना चाहिए। तो इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम सबसे पहले आपको सिखाएगा कि इक्विपमेंट को सिलेक्ट कैसे करना है, इक्विपमेंट की जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे करनी चाहिए, इक्विपमेंट के ट्रबल शूटिंग जो है वो कैसे करनी चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स जो हैं और रिकॉर्ड्स जो हैं वो जरूर होने चाहिए आपके लेबोरेटरी के सारे
इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑन ऑपरेशन, ऑपरेट कैसे करता है, मेंटेनेंस कैसे होगा, उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे होगी, वो भी आपके पास होनी चाहिए। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और रिपेयर एक्टिविटीज का भी फुल रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तो इसका की मैसेज ये है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड इक्विपमेंट मेंटेनेंस प्रोग्राम जो है वो आपकी हाई लेवल परफॉर्मेंस इंश्योर करेगा, रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट आपको ग्रेटर देगा, आपके पास इंटरप्शंस बहुत कम होंगी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद, आपकी कॉस्ट जो है वो रिपेयर की कॉस्ट वो रिड्यूस करेगा, आपकी जो है वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट नहीं होगी या रिप्लेसमेंट नहीं होगी इंस्ट्रूमेंट की, और आपकी सेफ्टी जो है वो बरकरार रखेगा। तो अ मेजर इक्विपमेंट मेंटेनेंस इज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो कोई भी चीज मिसहैप होने से पहले आप उसको प्रिवेंट करें। तो दिस इज ऑल अबाउट द इक्विपमेंट मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो कोई भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, यू आर फील फ्री टू आस्क मी। और ये जो अपना प्रेजेंटेशन है वो लेबोरेटरी क्वालिटी मैनेजमेंट का एक हैंडबुक आता है WHO का, और CLSI का और CGC का जॉइंटली लिखा हुआ है, उससे ये ली गई थी। और आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने MLT के क्लास फेलोज के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो होगा अपना परचेज और इन्वेंट्री के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।